अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, आज की वीडियो हमेशा की तरह बड़ी दिलचस्प और इंतहाई जबरदस्त है कि जिससे लम्हा बलम्हा आपकी रगों में खून की गर्दिश बढ़ जाएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 7 अप्रैल 2012 दुनिया के सबसे ऊंची बैटल ग्राउंड सियाचिन के इलाके ग्यारी सेक्टर में पाकिस्तान आर्मी की एक इंतहाई अहम बेस पर रात के तकरीबन 2 बजे एक बहुत बड़ा बर्फानी तौदा गिरता है और उस बेस पर मौजूद 129 सिपाही और 11 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स एक बड़े बर्फ के पहाड़ के नीचे दब जाते हैं। ये बेस सियाचिन में मौजूद अहम बेसों में से एक थी और ये बेस दूसरी रिमोट बेसिस तक सोल्जर्स के लिए मटेरियल और सप्लाई पहुंचाने का बहुत बड़ा मरकज थी। जिस वक्त उस बेस पर बर्फानी तौदा गिरा उस वक्त ये बेस 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन सोल्जर्स के अंडर कमांड थी और ये यूनिट माउंटेन ऑपरेशंस के लिए फुली ट्रेंड थी। इससे पहले कारगिल वार भी लड़ चुकी थी और ग्यारी के इलाके में इससे पहले कभी ऐसा वाकया भी देखने में नहीं आया था। और नाज़रीन, यहाँ पर बर्फानी तौदों का रिस्क भी बहुत कम था और यही वजह थी कि सियाचिन रीजन में किसी भी बेस से ज्यादा इस बेस में सोल्जर्स रह रहे थे। नाज़रीन, 7 अप्रैल 2012 की रात इस कैंप में तकरीबन 1700 मीटर ऊंचाई से एक बर्फानी तौदा गिरता है और कर्नल और कमांडर समेत 129 सिपाही और 11 सिविलियन उसमें दब जाते हैं, जिसके बाद एक ना खत्म होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है जिसमें हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू डॉग्स, हैवी मशीनरी और हर चीज इस्तेमाल में लाई जाती है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आ सके ताकि जल्द अज जल्द अंदर फंसे हुए फौजियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाला जा सके। लेकिन नाज़रीन, ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। एक मौसम इतना खतरनाक और दूसरा दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड में एक बड़े बर्फानी तौदे को खंगालना एक बहुत ही खतरनाक काम था। नाज़रीन, पहले भी हम सियाचिन ग्लेशियर पर अपने चैनल पर वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि यहाँ दुश्मन इंडिया या पाकिस्तान इतना नहीं है जितना यहाँ का मौसम। यहाँ का हर सिपाही हर वक्त हालत जंग में होता है और ये जंग दुश्मन की किसी फोर्स से नहीं बल्कि मौसम से होती है। यहाँ का रिकॉर्ड ये है कि यहाँ दोनों तरफ 17% अमवात सिर्फ यहाँ मौसम और कुदरती आफात की वजह से हुई है। पाक आर्मी सोल्जर्स को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू तो करती है लेकिन ये ऑपरेशन तकरीबन 1 साल तक चलता रहेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 महीने बाद ही पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर तमाम सोल्जर्स और सिविलियंस को शहीद करार दे दिया, लेकिन उनकी डेड बॉडीज को रिकवर करने का ऑपरेशन जारी रहा। बीच में कई दफा ये ऑपरेशन इंतहाई खराब मौसम की वजह से रोकना भी पड़ा। 2012 के एंड तक 121 बॉडीज रिकवर हुई, बाकी अगले साल अक्टूबर तक रिकवर होती रही। नाज़रीन, ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन यहाँ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया। वो ये थी कि इस बर्फानी तौदे को गिराने में इंडियन आर्मी का हाथ था। इंडियन आर्मी ने एक काली प्रोजेक्ट शुरू कर रखा था जिसको इस्तेमाल करते हुए इस बर्फ को पिघलाया गया जो बर्फानी तौदे की सूरत में गिराकर इस कैंप पर आ गिरा। बहुत से न्यूज चैनल बगैर किसी ठोस एविडेंस के इसे रिपोर्ट करते रहे और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन व्हाइट वॉश का नाम दिया गया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन फौज का ये काली प्रोजेक्ट क्या था और क्या वाकई लेजर के जरिए इस बर्फ को पिघलाया गया और बगैर किसी बड़ी जंग के नुकसान के पाकिस्तानी कैंप को तबाह किया गया। नाज़रीन, ये तमाम फैक्ट्स हम आज आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ यूँ था कि इंडिया की DRDO और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1989 से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि उनकी कमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा था। ये प्रोजेक्ट दूसरे इंटरसेप्टर मिसाइल से जरा हटकर था। इंडिया ने अपने इस वेपन का नाम काली रखा था जिसका मतलब है किलो एम्पियर लेनर इंजेक्टर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का ये टॉप सीक्रेट वेपन पावरफुल रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बॉम्ब्स पर मुश्तमिल है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट मिलकर इलेक्ट्रॉन की ताकतवर पल्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे या फिर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की सूरत में पैदा होती हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम और लेजर बीम को आपस में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये दोनों तब तक मुख्तलिफ हैं जब तक टारगेट में सुराख करके उसे तबाह न कर दें। काली प्रोजेक्ट एक्चुअली गीगाबाइट की पावर के साथ माइक्रोवेव पैक्ट पर मुश्तमिल था जो टारगेट के ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब चाहे वो टारगेट इनकमिंग मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट, इंडिया का प्लान था कि इस काली नाम के कई वेपन्स बनाएगा। पहले काली एटमी, फिर काली 200, फिर इसी तरह
अपग्रेडेड करते हुए काली 1000, काली 5000 और फिर काली 10,000 और फिर इसी प्रोजेक्ट को कई दूसरी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल करने का प्रोग्राम था और इसको बैलिस्टिक रिसर्च में इस्तेमाल करना था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इंस्टॉल करना था जो कि उस वक्त अंडर डेवलपमेंट था और इसको सैटेलाइट को डिफेंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था। इस प्रोजेक्ट के बारे में यही कुछ सामने आया था कि ये काम हो रहा है, लेकिन कभी ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई कि कितना हो चुका है या इंडिया ऐसा कोई वेपन बनाने में कामयाब भी हुआ है या नहीं। अगर ये कामयाब हो भी चुका है तो फिर ये एक सीक्रेट वेपन है और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई, लेकिन कुछ लोग यकीन करते हैं कि इंडिया इस वेपन का कामयाबी से टेस्ट कर चुका है। अब आते हैं इस हथियार को लेकर कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी स्टार्ट होती है 2009 में जब इंडिया की जवाहर टनल हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद हो गई थी। ये टनल कश्मीर वैली को इंडिया के दूसरे हिस्सों से मिलाती है, तो हैवी स्नोफॉल की वजह से ये टनल बंद हो गई। तो इंडिया के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये टास्क दिया गया कि स्नो को जितनी जल्दी हो सके साफ करें ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम को तेज करने के लिए DRDO की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को भी इस काम में इन्वॉल्व कर लिया। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक बड़ी ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल किया जो काली टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल थी और इस तरह उन्होंने काली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस टनल से उन बर्फानी तौदों या फिर स्नोफॉल को साफ किया और इस तरह टनल साफ करने का आइडिया रा के एक ऑफिसर ने दिया था। नाज़रीन, याद रहे कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सिर्फ एक चीज कंफर्म है, वो एक टनल का स्नो फॉलिंग से बंद हो जाना और फिर खुल जाना, जो कि तकरीबन हर साल होता आ रहा है। बाकी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कोई चीज कंफर्म नहीं है, ना किसी ने ऐसी कोई गन देखी, ना उसे चलता देखा। ताहम ये थ्योरी यहाँ नहीं रुकती, आगे भी चलती है। इस तजर्बे के बाद ऑफिशियल्स ने फैसला किया कि इस हथियार को सियाचिन में टेस्ट करना चाहिए। तो इस मकसद के लिए एक ऑब्जर्वेशन की टीम और रा की टीम सियाचिन में इंडियन आर्मी पोस्ट पर भेजी जाती है या उन्हें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है। ऑब्जर्वेशन के बाद प्लान ये बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत सी टेक्नोलॉजीज प्रॉब्लम है, इसलिए जमीनी तौर पर इस वेपन को इधर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको इस्तेमाल करने के लिए एयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इंडिया के IL-76 प्लेन को काली गन से इक्विप किया गया और ये एयरप्लेन एयरबोर्ड वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है और रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पर भी इस जहाज पर इस काली गन को इक्विप किया गया। इसके साथ मिराज और सखोई फाइटर भी इस्तेमाल किए गए ताकि जंगी सिचुएशन में काम आ सके। इसके अलावा सैटेलाइट डाटा और 3D विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया और 7 अप्रैल की सुबह ये प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई से 11 सेक्टर पर मौजूद पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप के तकरीबन 1300 मीटर ऊपर मौजूद एक बर्फानी पहाड़ को काटना शुरू करता है और ये समझ लें कि उसे पिघलाता है, जिसके बाद ये बर्फानी तौदा 300 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से नीचे आता है और 10 से 15 मिनट में ये तौदा इस आदमी हेडक्वार्टर को दफन कर देता है। इस हेडक्वार्टर के अलावा कुछ पोस्टें भी तबाह हो जाती हैं और कम्युनिकेशन लाइंस भी। इस थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी अपने फौजियों को अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हजारों टन पर मबनी ये बर्फानी तौदा इतना मौका ही नहीं देता और 130 के करीब फौजी और ऑफिसर इस तौदे में दब जाते हैं। इंडिया के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन व्हाइट वॉश का नाम दिया जाता है और DRDO काली एक स्मॉल मॉडल भी डेवलप करके इंडियन आर्मी को किसी और वार सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए देती है। तो नाज़रीन, ये थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। याद रहे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की खास बात ये होती है कि ये सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी। दोनों सूरतों में ये नुकसानदेह जरूर होती है। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन ऐसी थ्योरी एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ देती है। नाज़रीन, कंक्लूजन करने से पहले हम आपको इस थ्योरी के पोस्टमार्टम जरूर करेंगे, जो कुछ सवालों की सूरत में होगा। पहला सवाल ये है कि काली तो एक ऐसा वेपन था जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमलावर होता था। ये डिजाइन ही इनकमिंग मिसाइल या एयरक्राफ्ट्स के लिए था, तो इसने पहाड़ को कैसे पिघलाया या काट दिया। दूसरा सवाल कि ठीक है, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल भी हो गई या फिर डेवलप भी कर ली गई, लेकिन इसमें इतनी पावर कैसे आ गई कि 30,000 फीट की बुलंदी पर रहते हुए 17,000 फीट पर मौजूद बर्फानी तौदों को पिघला सके। ऐसी बीम कहाँ पे हो सकती है जो कि इतनी दूर से बर्फानी तौदों को पिघला दे। तो इतने बड़े वेपन जो कि एक बहुत बड़े पहाड़ को काट रहा है, उसने इतनी ज्यादा एनर्जी एक जहाज में रहते हुए कैसे हासिल कर ली। और इस तरह के वेपन की रेंज भी ज्यादा नहीं होती। दुनिया अभी भी इस तरह का वेपन बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी अहम जगह पर कोई ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था या कोई रेडार नहीं था कि उन्हें एक फ्यूल टैंकर जैसा भारी भरकम एयरक्राफ्ट अपनी सरहद के पास नजर ही नहीं आया। चौथा ये कि अगर इंडिया के पास ऐसा सुपर वेपन मौजूद है तो अभी तक सीक्रेट क्यों रखा गया, जबकि एक पावरफुल कंट्री हमेशा अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सुपर वेपन डेवलप करने के बाद उसे रिवील जरूर करता है। और इस हवाले से कभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई और ना ही काली वेपन के हवाले से कोई स्टेटस सामने आया।
नाज़रीन, पांचवा सवाल ये है कि क्या इंडियन आर्मी ने अपने फौजियों पर भी इस वेपन का इस्तेमाल किया, क्योंकि 2017 में ग्रेज सेक्टर में बर्फानी तोदा गिरा था जिसमें 20 इंडियन फौजियों की डेथ हुई थी। नाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि बर्फानी तोदे गिरते रहते हैं। वर्ल्ड वार 1 में इटली में गिरा था, 10,000 अमवात हुई थी जिनमें 300 फौजी भी शामिल थे। इसी तरह 1917 में एक बड़ा तोदा पेरू में गिरा था, 22,000 उससे अमवात हुई थी। 11 सेक्टर को लेकर साजिशी थ्योरी इसलिए बनी क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है और इसमें पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री कैंप तबाह हो गया था। और आखिरी सवाल ये कि अगर आप अपने वेपन को टेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या आप ऐसी जगह का इंतखाब करेंगे जो कि सेंसिटिव है और जहां से जंग लगने का खतरा है, वो भी ऐसे मुल्क के साथ जो कि एटॉमिक पावर है। तो ऐसा कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा। तो अगर मान लिया जाए कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ऐसा वेपन भी वाकई इंडिया के पास मौजूद है और कामयाब भी, तो ये इंडिया के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, याद रहे कि 2018 में पार्लियामेंट ने भारतीय हुकूमत से सवाल किया था कि क्या काली प्रोजेक्ट को लेकर आर्म फोर्सेज में शामिल करने का कोई प्रपोजल है, तो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर ने लिखकर मीडिया को जवाब दिया था कि ये एक सेंसिटिव मैटर है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या वाकई इंडिया के पास कोई ऐसा काली नाम का वेपन मौजूद है जो कि काफी ज्यादा सीक्रेट है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगा दें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।